हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आज हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो है कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन टॉपिक जो है राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम। दोस्तों, राष्ट्रीय आय की महत्व क्या है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय से हमें क्या समझते हैं और साथ ही साथ इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इस वीडियो में सारे जो है कि इन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने राष्ट्रीय आय के बारे में जो है कि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पास यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय आय से हम क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के जो है बाजार मूल्य होते हैं। अर्थात जो ये राष्ट्रीय आय हमसे हम जो है कि सिंपल और सीधे सीधे जो है कि शब्दों में समझेंगे, आसान भाषाओं में, कि जो एक किसी वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु, ठीक है, अर्थात अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य होते हैं ये राष्ट्रीय। और उसके बाद क्या कि इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी राष्ट्र के अर्थात किसी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि समझिए, ये तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो है उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, ठीक है, अपने राष्ट्र के अंतर्गत हो गया, एक राष्ट्र के अंतर्गत, उसके बाद तथा विदेशों से प्राप्त आय के कुल योग को, अर्थात विदेशों से जो हमें आय प्राप्त होती है तो उसके जो आय प्राप्त होती है उसके भी योग, अर्थात विदेशों से प्राप्त आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं तो आपने जो है कि देखा भी जो है कि किस तरह से राष्ट्रीय आय का हम डिस्प्लेन यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक जो है कि महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जिसको हम लोग पीगू महोदय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम अभी देखेंगे कि पीगू महोदय जो इनके अर्थशास्त्री हैं इनका क्या मानना है। तो देखिए, पीगू जो है अर्थशास्त्री के अनुसार यह माना गया है कि पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का समावेश किया है जिनको मुद्रा के मापदंड में मापा जा सकता है एवं किसी राष्ट्र के समुदाय आय वस्तुतः आय अर्थात ऑब्जेक्टिव आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है जिनको मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। अर्थात जो ये पीगू महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि राष्ट्र की जो सभी अंतिम वस्तुएं सेवाएं वो सारी चीज़ों का हम समावेश करेंगे जिसको हम लोग मुद्रा के मापदंड में माप सकते हैं। अर्थात, ठीक है, इसको हम लोग मुद्रा के मापदंड में मापा जा सकता है या फिर जो है कि मुद्रा के जो है मापदंड में हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय की अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय आय की फॉर्मूले किस तरह से होगी कि राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम बराबर मौद्रिक आय, ठीक है, मौद्रिक आय प्लस विदेशों में विनियोगों से आय, अर्थात जो हमारा अपना भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो आय होती है हमें प्राप्त, उसके और प्लस विदेशों से प्राप्त आय दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो है उसकी महत्व क्या है, राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है। देखिए, यहाँ पर आसान भाषा में कि राष्ट्रीय आय के महत्व को समझाइए, इसमें क्वेश्चन बनता है और ये आपके फाइनल एग्जाम में आ भी सकते हैं, मैं भी आशा करता हूँ। तो आप इसको इस तरह से तैयार करें कि राष्ट्रीय आय की अनुमान की निम्नलिखित उपयोगिता है। इसमें कि पहला कहता है कि लोगों के जीवन स्तर के बारे में ज्ञान, अर्थात राष्ट्रीय आय से हमें लोगों के जीवन स्तर का ज्ञान का पता चलता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या है मैं आपको बता दूँ एक्सप्लेन से। देखिए, राष्ट्रीय आय के जो है कि उसमें ज्ञान में क्या होता है कि आय से संबंधित आंकड़ों से लोगों के रहन सहन के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसा जिसकी मतलब जो आय होगी उसके अनुसार वो रहन सहन अपना जो है बसाएंगे, ये पता चलता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय की वृद्धि से प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि होने से देश के नागरिक के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि भारत में जो औसतन प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होने के कारण भारतवासियों का जीवन स्तर विश्व में निम्नतम है। अर्थात जैसा आय होगा उसी के अनुसार जो है उसका हमारा जीवन यापन होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखिए, अब दूसरी जो टॉपिक आती है वो है आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक।
ठीक है, राष्ट्रीय आय में किस है, उसके महत्व में आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। इसमें है कि इससे सरकार को अपनी आर्थिक नीति ठीक दिशा में निर्धारित करने में सहायता मिलती है। प्रत्येक सरकार राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था का सच्चा चित्र प्राप्त कर लेती है। ठीक है, और तदनुसार ही अपनी साख मुद्रा विनियोग, ठीक है, रोजगार एवं बजट संबंधी नीति का निर्माण करती है। देखिए तीसरा जो है हमारे पास वो है आर्थिक उन्नति का तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात इसकी सहायता से देश में हुई आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अन्य देशों से भी तुलना संभव हो सकती है, अर्थात हम जो है कि अपनी राष्ट्रीय, देखिए अब जितनी नेशनल इनकम मजबूत होगी तो उसके अनुसार हम दूसरे देशों से भी कंपेरिजन अपने देश का कर सकते हैं। ये चीज़ कह रहा है यहाँ पर। जैसे भारतवर्ष और पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति आंकड़े को देखकर हम यह सिद्ध किया जा सकता है कि कौन अधिक खुशहाल है और कौन कम खुशहाल है। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए चौथा हमारे पास है आर्थिक नियोजन में महत्व। ठीक है, आर्थिक नियोजन में महत्व, तो देखिए इसी प्रकार के आधार पर आर्थिक योजनाओं का निर्माण होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय कितनी है, कितने समय में कितनी वृद्धि करती है, साधन क्या है, यह सब निश्चित करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो पांचवा है वह है देश के आर्थिक कल्याण का सूचक, अर्थात राष्ट्रीय जितनी आय होगी उसे उतना ही जो है कि देश आर्थिक कल्याण में आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इससे प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, अर्थात प्रोफेसर मार्शल जो है वो इससे क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है उस देश का कल्याण भी उतना ही अधिक समझा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी पहले। अब देखिए अब आती है हमारे पास हेडिंग जो है कि छठा, आय के वितरण का अनुमान लगाया जा सकता है इसके महत्व में। ठीक है, तो क्या है कि राष्ट्रीय आय के आकलन से समाज के विभिन्न वर्गों के आय का वितरण का भी जो है ज्ञान हो जाता है, और इस प्रकार आय की असमानता को दूर करने के लिए जो है हम आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, अर्थात हम आवश्यक कदम उठा सकते हैं जो है कि राष्ट्रीय आय जैसी होगी उसके अनुसार जो है कि अपना ये सारी चीज़ें होंगी, ये हो गया। अब देखिए इसके हमारे पास जो है अगला टॉपिक आती है आय व्यय और बचत के अनुमान। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके द्वारा आय व्यय, ठीक है, इसके द्वारा आय व्यय और बचत किया जा सकता है, अर्थात और इससे उचित अनुपात रखने की दशा में प्रयत्न किए जा सकते हैं। ये हो गया। तो दोस्तों देखिए यहीं पर जो है कि कुछ राष्ट्रीय आय की महत्व थी, आपने सारे पॉइंट्स और हेडिंग को देखा, इसके अनुसार जो है कि सारे इसके विश्लेषणात्मक जो है कि चीज़ों को हमने देखा, तथ्यों को। अब हम यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से एक छोटी सी टॉपिक आती है कि राष्ट्रीय आय की विशेषताएँ क्या है, इसकी क्या क्या जो है विशेषताएँ हैं, इसको हम देखेंगे क्वालिटीज़। तो इसको देखिए हम यहाँ से देखेंगे राष्ट्रीय आय की विशेषताएँ। ठीक है, तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो है क्या है कि राष्ट्रीय आय की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। क्या क्या विशेषताएं हैं, अब देखिए विशेषताओं में यहाँ पर देखिए सबसे पहला है, यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना साधारणतः वार्षिक आधार पर की जाती है, अर्थात राष्ट्रीय आय की जब भी गणना होगी तो एक वर्ष के अंतराल में जो होगी, ऐसा नहीं कि अब एक दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए अब जो दूसरा हम देखें, देखिए दूसरा जो है वो है, आप देख सकते हैं कि कुल उत्पादन में से जो है मशीनों की टूट फूट एवं घिसावट घटा देनी चाहिए। ठीक है, अर्थात हरासमेंट जो अभी होता है मशीनों का, उसे घटा देना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा आपके पास है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इसमें विदेशों से जो हमारा प्राप्त आय है, ठीक है, विनियोगों से प्राप्त विशुद्ध आय जोड़ देनी चाहिए। ठीक है, जो विशुद्ध आय होती है उसे जोड़ देनी चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है इसमें उन सेवाओं को भी जो है सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए या मित्रों के लिए निःशुल्क करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त लाभों को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। अर्थात देखिए इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वो हम राष्ट्रीय आय में जो है कि अपना स्वयं के लिए जो खाते हैं या फिर अपने परिवार के लिए जो है कि कमाते हैं,
तो उन आय को सम्मिलित नहीं करना चाहिए और वस्तुतः उन आय को जो है सम्मिलित मुख्य रूप से करना चाहिए जो हम राष्ट्रीय आय के प्रति जो है हमारा जो इनकम है उसको अपना मतलब इन खर्चों को आउट खर्चे को जो है कि बाद रख करके, ठीक है, उनको हटा करके। तो ये हो गया, यही 4 विशेषताएं थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी विशेषताएं, उसकी महत्व और राष्ट्रीय आय क्या है, सभी चीज़ें आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूँ। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसके महत्व क्या है, समझे। ये हो गया जीडीपी से आप क्या समझते हैं, तात्पर्य क्या है, इनकी विशेषताओं पर वर्णन करें। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा, कब, 1776 में, और इसको किसने लिखा था, तो एडम स्मिथ, अर्थात अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने लिखा था। ये हो गया, उसको देखिए यह पुस्तक का ये हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय आय का मापन क्या है एवं इसकी जो है कि कौन कौन सी विशेषताएं या विधियां हैं, ठीक है। ये तो 3 विधि थी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि में। सारी क्वेश्चन जो है कि आपको ये सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको सारी कंटेंट समझ में आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। उसको देखिए कि और एक क्वेश्चन 1-2 है कि किसी एक विधि का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय के मापन में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, इस चीज़ों को आपको बताना है कि प्राकृतिक कठिनाइयाँ और सारी संवैधानिक कठिनाइयाँ, सारी को आपको दिखाना है। उसके बाद आय के चक्रीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं एवं उसका जो कि 2 क्षेत्रीय मॉडल का वर्णन। इस तरह से सारी चीज़ों का मैं आपको जो है कि क्वेश्चन की करवा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा आज की बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको देखिए मेरे द्वारा बताए गए सारे कंटेंट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट कोई अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, ठीक है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा था?